हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अब लगातार सॉल्व करा रहे हैं रेलवे के पिछले साल के पेपर और यहाँ पर ये पार्ट नंबर हमारा नेक्स्ट है। इससे पहले हम कई सारे पार्ट्स करवा चुके हैं। फ्रेंड्स, जितने भी पार्ट्स आएंगे, चाहे वो जीएस, जीके, रीजनिंग, साइंस के हों, उन सबको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आते जाएंगे बीच में, उनको हम अपडेट करके 2024 के हिसाब से आपको बताते जाएंगे। इससे आपकी करंट अफेयर भी तैयार होती जाएगी। शुरुआत करते हैं आज की इस क्वेश्चन की, आज की इस वीडियो की। लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखो, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अपक्रिया नहीं करती है, यानी कि कोई अपक्रिया ही नहीं करेगी अगर खुले में छोड़ दिया जाए उसको। तो ये होती है सोना और प्लेटिनम, यानी कि स्वर्ण और प्लेटिनम ऐसी धातुएं होती हैं जो क्रिया ही नहीं करती हैं अब ऑक्सीजन से। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बास्केटबॉल से संबंधित है। तो देखो यहाँ पर फ्लैंगरेट फाउल बास्केटबॉल से संबंधित है, अपर कट क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट या फिर बॉक्सिंग से। वहीं पेनल्टी कॉर्नर हॉकी से संबंधित है, हॉकी से याद रख लो। और जो बाइसिकल किक होता है ये फुटबॉल से संबंधित है, ये भी आप याद रखो। कई बार हम बाइसिकल को समझ जाते हैं कि बाइसिकल की बात है तो बाइसिकल रेसिंग से हो रहा होगा, ऐसा नहीं है। तो बाइसिकल किक होती है फुटबॉल में, ये भी आप याद रखेंगे। तो मैंने तीनों आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये साइंस का क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। तो देखो, बल कितना है 100, तो एक हमारे पास फार्मूला होता है F इक्वल होता है ma। ठीक है, तो F की वैल्यू क्या है, 100 दे के रखा है, न्यूटन मतलब 100, और m है 50, तो m की जगह 50 लिख दो, इंटू में a। अब a की वैल्यू निकालनी है तो ये 50 आ जाएगा 100 के नीचे, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, a इक्वल आएगा 100 बटे में 50, तो 50 दूनी 100 होता है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। और a का मात्रक यानी कि त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले जो छोटे छोटे होते हैं इनको आप जरूर याद रखना, ये कई बार न्यूमेरिकल में काम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये बायो का क्वेश्चन है, डैश ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं, यानी कि अलग होती हैं। जो अलग अलग टाइप की जो कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग टाइप के जो टिश्यूज होते हैं उनको भी वो बनाती हैं, तो ये विभज्योतक होती हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, किसने कहा वर्तमान अतीत को परिवर्तित करता है, अतीत से वह नहीं मिलता जो आपने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो विक्रम देसाई का है, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये लेखक थे उस वक्त के फेमस, तो पूछ लिया गया था, तो फिर भी आप एक बार देख लो, हो सकता है कभी रिपीट हो जाए। ठीक है, वैसे चांसेस इस क्वेश्चन के बहुत कम है रिपीट होने के। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 63 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है 63 नंबर क्वेश्चन पे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया गया है, किया जाता है, यानी कि जो महानियंत्रक होते हैं, लेखक कैग जो होते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 2024 में जो भारत के नियंत्रक हैं वो कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखना आप, कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, ये मैथ वाले तो हमने बताया ही कि बाद में करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन सर्टेन लैंग्वेज, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इन सर्टेन लैंग्वेज बॉक्सर इज कोडेड एज द ऐसे, मतलब बॉक्सर का कोड ये लिखा गया है, तो विच वर्ड विल बी कोडेड, तो कौन सा वर्ड ये लिखा जाएगा जो BEWSW ये करके लिखा जाएगा। तो ऑप्शन देख लो आप यहाँ पर। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि बॉक्सर से ये बना कैसे होगा। तो देखो, बी के बाद आता है सी प्लस एक किया गया है, इसके बाद ओ के बाद आता है क्यू, डायरेक्ट नहीं आता है, पी का गैप होता है, ओ के बाद पी आएगा फिर क्यू आएगा, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट था, यहाँ पर एक का गैप था, यहाँ पर जीरो गैप था। अगला है एक्स, एक्स के बाद देखा है ए दिया है, तो ये वाई जेड ए, यानी कि दो का गैप हो गया है, फिर आगे वाले में तीन का गैप हो गया, मतलब एक एक गैप बढ़ाते जाना है। तो वहीं पर ये जो लिखा हुआ है वर्ड मैं दिखा देता हूँ इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, तो बी वाला है तो इसका मतलब इसके पहले ए रहा होगा, तो स्टार्टिंग में ए आया होगा। मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखो, जो बी है वो रहा होगा ए, अब इसके बाद देखो ई आया है, इसका मतलब सी रहा होगा, डी के बाद ई, एक का गैप रहा होगा ना, तो ई आया होगा, तो ये सही है।
इसके बाद देखो यहाँ पर आया है डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब इससे पहले कितने गैप रहा होगा, 2 का, तो टी के बाद यू वी 2 का गैप हो गया, तो इसका मतलब आना चाहिए टी, तो ए सी टी आएगा, ये तो फिक्स है। तो अब आगे हमें मिलाने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, तीसरा वाला, ये वाला। अब अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तो बहुत कठिन नहीं होते, आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस ही जरूरी होती है ऐसे क्वेश्चन को करने की। अगला क्वेश्चन, अगला है उपर्युक्त श्रृंखला में दाएं से 8वें पद के बाईं ओर 5वां, देखो कितना घुमा के दिया है, कह रहा है कि दाएं से का मतलब इधर की तरफ अगर हम चल रहे हो ऐसे, तो दाएं से दाएं पद के, तो दाएं पद का जो 8वां होगा उसका बायां, इसका मतलब जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये हुआ 8वां पद, तो बायां मतलब बायां 5वां इधर की तरफ, तो कुल मिला के हमें इस तरफ से चल करके यहाँ पर आना है। तो डायरेक्ट आप ऐसे कर लो कि 8 और 5 13, 13वें नंबर का बता दो किनारे से, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो 13वें नंबर पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है ओ, तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओ वाला, ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। एक बार आप खुद से ट्राई कर लो और देखो आपको आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। इस फ्रेंड्स अगर मैं इसमें ये पूछूं कि 6वें नंबर के बाईं ओर से तीसरा कौन सा होगा, 6वें पद के बाईं ओर से तीसरा पद कौन सा होगा, पूरा क्वेश्चन वही है, बस डिजिट चेंज करा है, इसका स्थान 6वां और फिर यहाँ तीसरा। अब आप बताइए कि यहाँ पर इनमें से कौन सा लेटर आएगा, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर सॉल्व करके आप बता सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप जरूर एक बार कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, और इस पे कहा जा रहा है 69 नंबर पे कि रमन ने अनंत से कहा परसों मैंने, देखो रमन और अनंत अलग अलग हैं, और रमन ने क्या बोला है अनंत से कि परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री, तो दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया, तो दादी की पुत्री कौन होंगी, इसका मतलब उनकी बुआ होंगी, और उसके भाई, बुआ के भाई कौन होंगे, उसके पिताजी, क्योंकि एकमात्र भाई का मतलब इकलौता भाई है, तो इकलौता भाई का मतलब क्या है कि एक ही उसका बेटा होगा दादी का। तो रमन ने किसे पढ़ाया था, तो रमन ने दादी के बेटे को पढ़ाया था, और दादी का बेटा जो होता है इकलौता हुआ तो वो हमारा पिता होता है, तो यहाँ पर किसको पढ़ाया था, पिता को, ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पर लिखा है 71 नंबर क्वेश्चन पे, इस पे कह रहा है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है, तो ये है 8वीं अनुसूची, याद रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा, और 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, कुल 22 भाषाएं रखी गई हैं, तो ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 2018 के हिसाब से पूछा है, बहुत पुराना पूछ लिया था उस वक्त जब पेपर हुआ था ये। तो कह रहा है प्रसिद्ध वैज्ञानिक 2018 में 3 साल के लिए अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस यहाँ से आपको ये देख लेना है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है इस वक्त 2024 में। तो इसके इसरो के अध्यक्ष हैं फ्रेंड्स इस समय एस सोमनाथ, कौन है, एस सोमनाथ, ये आप याद रखना, इसरो के अध्यक्ष है 2024 के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 73 नंबर क्वेश्चन है फिजिक्स का, कि उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है, जो बल और वेग दोनों के गुणनफल के बराबर होता है उसको कहते हैं शक्ति, ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, कथन में क्या बोला जा रहा है, कथन निष्कर्ष के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आपने इनको सही से सीख लिया, आसान होते हैं, प्रैक्टिस कर लिया, तो आप अच्छे खासे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। इसमें कह रहा है एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को भी काफी बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि वे बहुत बातूनी और बोरिंग होते हैं। ठीक है, मतलब अगर लंबा और पेचीदा कोई विवाद है तो उसके लिए व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। ठीक है, अब क्या कहता है निष्कर्ष हमारा, कह रहा है कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति बोरिंग होते हैं, तो जहां पर सभी वर्ड आ जाए इसका मतलब वो गलत की बात कह रहा है, क्योंकि सभी व्यक्ति बुद्धिमान बोरिंग होते हैं ऐसा बात नहीं कहा जा रहा है। अगला है सभी बुद्धिमान व्यक्ति लंबे और पेचीदा विवादों को संभालने में काफी सक्षम होते हैं। हाँ, ये बात जरूर कह सकते हो यहाँ पर, क्योंकि कह रहा है कि काफी बुद्धिमान होना चाहिए क्योंकि पेचीदा विवाद को शामिल होने के लिए, तो ये बात सही है काफी हद तक कि विवादों को संभालने में काफी सक्षम होते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन, देखो घूम फिर के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं यहीं पर। यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन
12 न्यूट्रॉन होते हैं, तो तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या बतानी है? तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? तो इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे द्रव्यमान संख्या को 12 प्लस का 11, तो ये कितना हो जाएगा? 23, और यही हमारी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा, 23 उत्तर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, ये उत्तर प्रदेश से पूछ लिया है। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो कुल टोटल जिले हैं 75। और मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा यहाँ पर कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? अगर आपको आता है तो बताने की कोशिश करें। बिहार में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, जिले कितने हैं, वो बताना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर कह रहा है, एक सूर्यास्त के पहले रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग में सचिन और अंजलि एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे हैं। सूर्यास्त के समय की बात है, वो बात कर रहे हैं आपस में। ठीक है, सूर्यास्त में आप जानते हैं परछाई भी बनती होगी। तो यदि अंजलि की छाया, यहाँ पर कह रहा है यदि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी, तो सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा था? तो मान लो कि एक यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा, सचिन या अंजलि, दूसरा यहाँ पर होगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कि ये क्या हो जाएगा? पूरब। तो दिशा में बना देता हूँ, ये है उत्तर और ये है दक्षिण, और ये इधर वाला होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। तो शाम के समय की बात हो रही है। अंजलि सूर्यास्त के पहले का मतलब क्या है? पश्चिम में सूर्यास्त होगा, इसका मतलब सूर्य हमारा इस तरफ होगा, ऐसे। अब वो ऐसे ही दोनों खड़े हैं। अब बात करते हैं, क्या करें कि अंजलि की जो छाया है बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी। तो देखो, जो सचिन है उसकी बाईं ओर थी अंजलि की छाया। छाया किधर भी होगी वो इस तरफ छाया होगी इन दोनों की। अब कह रहे कि अंजलि की बाईं ओर थी। ठीक है, अंजलि क्या है बोल रहा है? सचिन की बाईं ओर थी। तो सचिन कौन सा है? मान लो कि सचिन ये वाला है उत्तर की तरफ, ये उत्तर में जो खड़ा है ये सचिन है। तो सचिन का मुंह इधर होगा दक्षिण की तरफ, तभी तो उसका बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। तो कह रहा है सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? तो ये दक्षिण की तरफ खड़ा है, जबकि अंजलि जो है वो उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ी है, याद रखना। ठीक है, वहीं अगर पूर्व की बात होती, सुबह जब सूर्य उदय होता है तो उल्टा हो जाता है, ये परछाई इधर बनने लगती। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? यानी कि गुरुत्वीय त्वरण की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, वो पृथ्वी के केंद्र पर। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो एकदम जीरो हो जाता है पृथ्वी के सेंटर पर, बीच में। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन देख रखा है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। कह रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनते हैं? यानी कि फेरस सल्फेट FeSO4 को अगर हम गर्म करते हैं टेस्ट ट्यूब में तो क्या मिलेगा हमको? तो देखो, फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, और इसके बाद पानी मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, और सल्फर ट्राईऑक्साइड भी मिलेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 84 नंबर। और इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में, मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद डैश किले की सबसे सुंदर संरचना है? तो ये है लाल किला। तो लाल किले की सबसे सुंदर संरचना है कौन सा है? पर्ल मस्जिद। आप याद रखना इसको, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, करंट अफेयर का कहा जा रहा है, अगस्त 2018 में DRDO के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये पिछला था, 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो DRDO के अध्यक्ष मैं अब आपको बता देता हूँ 2024 के हिसाब से ये हैं डॉक्टर समीर वी, याद रखना। डॉक्टर समीर वी जो हैं वो इसरो के प्रमुख हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ तो कुछ दिया नहीं है, उस हिसाब से जो सही था वो चौथा था, लेकिन हमें अब ये काट देना है, ये 24 का पढ़ना है। तो 2024 में डॉक्टर समीर वी है DRDO के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, हीलियम और ऑर्गन में क्या समानता है? हीलियम ऑर्गन दोनों में। ठीक है, अब पढ़ते हैं यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से क्या बोल रहा है। तो देखो, इसमें समानता की बात हो रही है, दोनों द्रव तत्व हैं ऐसा नहीं है, दोनों का वहतम कोश पूर्णतः भरा होता है, ये बात सही है। ठीक है, क्योंकि ये अक्रिय गैसों में से आते हैं। आप देख लो, ये दोनों की दोनों जितनी भी होती हैं, हीलियम और आर्गन, ये दोनों अक्रिय गैसें होती हैं, और वहतम कोश इनका भरा होता है। कैसे भरा होता है मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखो, हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? ये होता है 2। तो हमें पता है कि हम भरते कैसे, 2, 8, 8 और 18 के हिसाब से। तो पहला कोष क्या है? भरा है। अंतिम पहला है तो एक ही है, तो इस वजह से ये तो पूर्ण कोष भरा है। दूसरा में देखो कह रहा है, उसके बाद बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो आर्गन होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 परमाणु क्रमांक। इसको अगर करेंगे तो हो जाएगा 2, 8, 8। तो देखो, लास्ट वाला क्या है? भरा हुआ है, क्योंकि हमारे हिसाब से 2, 8, 8 भरते हैं, तो लास्ट वाला कक्ष भरा हुआ है,
इस वजह से क्या है अक्रिय गैसों में आते हैं। तो यही बोल दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन में, देखो सेकंड में, कि दोनों का वाहकम कोश पूर्णतः भरा हुआ होता है। ठीक है, ये समानता बतानी थी। अगला क्वेश्चन देखो, ये कथन निष्कर्ष फिर से घूम फिर के आ गया है क्वेश्चन, और ये कई बार पूछे जा चुके हैं। इसमें कह रहा है इस कंटेनर में गैस है। ठीक है, कथन केवल इतना है कि इस कंटेनर में गैस है, जो कंटेनर है उसमें गैस है। कंटेनर में ऑक्सीजन है, ऐसा भी तो नहीं कह सकते भाई, हो सकता है नाइट्रोजन हो, ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन गैस है ये बात पक्की है। कंटेनर में हीलियम है, ये बात भी गलत है। हो सकता है कौन सी गैस हो, गैस तो है लेकिन कौन सी वाली गैस है ये पता नहीं है। अगर यहाँ पर ये कह देता कि कंटेनर में कोई भी गैस है तो मान सकते थे कोई ना कोई गैस तो होगी, लेकिन गैस का नाम नहीं देख रखा, इस वजह से ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, चौथा वाला, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन, अगला है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया आकार 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल बताना है। तो हमारे पास देखो फॉर्मूला जो होता है यहाँ पर किया गया आकार का, तो होता है W बराबर F इंटू में S, और यहाँ पर देखो मीटर की दूरी ये क्या है, इसका S है, जो इसने डिस्प्लेसमेंट है इसका जो भी है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू में S। तो W की वैल्यू क्या दे के रखी है, ये दिया है 20,000, तो यहाँ लिख दो 20,000, कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं। और इसके बाद F क्या करें, F हमें निकालना है बल, तो F लिख दो, इंटू में S कितना है 4000, तो लिख दो यहाँ पर 4000। अब देखो F यहाँ है तो इसके नीचे आ जाएगा 4000, लिखेंगे 4000, 3 जीरो से 3 जीरो आप काट दो, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, तो इसका मतलब जो F की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पर कितनी, 5 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा वाला सही उत्तर हो जाएगा, 5 न्यूटन सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, अगला है आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है, तो ये एमजे मोजले के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा एमजे मोस्ले वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला है राजदीप सरदेसाई को निम्नलिखित में से किस भूमिका के लिए जाना जाता है, यानी कि कौन सा काम करते हैं, तो ये पत्रकार हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर इसका हो जाएगा, ये भी आप याद रखो। अगला क्वेश्चन देखो, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है, तो ये देखो टी इक्वल होता है 1/v, यानी कि टी इक्वल 1/v होता है, और जो कालावधि मतलब टाइम पीरियड होता है तो ये हो जाएगा इसका क्या, टी, और यहाँ पर जो आवृत्ति है ये हो जाएगा इसका v। तो ये बोला जा रहा है आवृत्ति और कालावधि में क्या होता है, तो ये हो जाएगा इसका 1/v उल्टा होता है। अगला, सोने को तांबे के साथ डैश मिश्रित किया जाता है, तो सोने को तांबे के साथ मिश्रित इसलिए किया जाता है सोने को कठोर बनाने के लिए, ताकि सोना पिघले ना और ये कठोर बन जाए, इस वजह से तांबे के साथ इसको मिश्रित किया जाता है, मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो कथन निष्कर्ष का फिर से घूम फिर के आ गया है क्वेश्चन, तो कितनी बार आ चुका है आप ये देख लो, अलग अलग क्वेश्चन है, आप वो मत समझना कि वही क्वेश्चन है, अलग है वो। इसमें कह रहा है, कथन पढ़ते हैं पहले, आपने अपने दैनिक मजदूरी श्रमिकों से मालिक कहते हैं देर से काम करने वालों को दिन के लिए अपना काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो लोग टाइम से काम नहीं कर पाएंगे, थोड़ा लेट काम करेंगे, तो उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कौन, श्रमिकों से मालिक कह रहा है। अब आते हैं निष्कर्ष की तरफ, निष्कर्ष हमारा क्या बोल रहा है, निष्कर्ष के हिसाब से अगर देखा जाए तो कह रहा है दैनिक मजदूरी श्रमिकों को दिन के अंत तक आवंटित कार्य पूरा करने की उम्मीद है, तो ये उम्मीद है ऐसी, तभी तो ऐसा कह रहा है। और कह रहा है देर से काम आने वाले हैं जिनको मालिक संबोधित कर रहे हैं, तो देखो काम पर देर से नहीं आ रहे हैं, वो काम करने वालों के दिन के लिए काम करने में, मतलब वो टाइम से नहीं कर पा रहे होंगे, उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे होंगे, तो इस हिसाब से पहला वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन 100% ये सही मुझे नहीं लग रहा है, इसका ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। तो ठीक है, आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए इसका, आप कमेंट सेशन में आप बता सकते हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और फिर इसके आगे वाले क्वेश्चंस हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा, क्योंकि वीडियो को हम थोड़ा छोटा छोटा अभी कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में इसका ड्यूरेशन हम और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी, क्या कुछ सीखने को मिला, अगर कुछ सीखने को सच में मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं।
फ्रेंड्स इसके पहले हम बहुत सारे पार्ट्स करवा चुके हैं एनटीपीसी के ग्रुप डी वाले, और ये सारे के सारे हम करवा भी रहे हैं अभी भी, और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सारे के सारे करवाएंगे। तो रेलवे के प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो रेलवे पिछले वर्ष का पेपर के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है, उस पर क्लिक करेंगे तो सारे पार्ट्स आपके सामने खुल करके आ जाएंगे। तो जो भी हम पार्ट्स अभी नए बनाएंगे या आने वाले समय में जो भी पार्ट्स होंगे वो वहीं पर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, जो पिछले वर्ष का पेपर के नाम से होगा रेलवे का। ठीक है, तो अगर आप इसके साथ फ्रेंड्स मैथ के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, मैथ के चैप्टर्स देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर हमने गणित वीडियोस के नाम से एक प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है। तो वहाँ पर हमने कई सारे पार्ट्स करवाए हैं, बेसिक से उठाया है चैप्टर को। पार्ट 1 से अगर आप देखना शुरू करते हैं किसी भी चैप्टर को जो हमने करवा दिया है, और लास्ट पार्ट 3-4 या जो भी होगा लास्ट वाला पार्ट, वहाँ तक अगर आप कंटिन्यू देख लेते हैं सारे, तो आपका उस चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, रेलवे की इंटरव्यू आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर रेलवे का इंटरव्यू लीजिए, वहाँ जाकर के सैलरी क्या होती है, कैसा काम करना होता है रेलवे में। तो इन सब के बारे में जो वीडियोस देखना चाहते हैं आप इंटरव्यू की, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर लिखा है इंटरव्यूज वीडियोस। ठीक है, रेलवे इंटरव्यू के नाम से है, तो आप उस पर सर्च करेंगे तो जितने भी इंटरव्यू हैं, एम्प्लॉय हैं, उनसे हमने इंटरव्यू लिया है, तो उनकी वीडियोस आप आसानी से देख पाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। कोई कहना चाहते हैं, कोई समस्या है या कुछ पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। आप सबका हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नए पार्ट में। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।